बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी के कंप्लीट चैप्टर को हम पढ़ेंगे, कोई चीज स्टूडेंट मिस नहीं करेंगे। हम एमडी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सिंध से हैं, फेडरल से हैं, या फिर आप लोग केपीके से हैं या बलोचिस्तान से हैं, सारे बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा क्रश कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको सिर्फ 8 दिन के अंदर एमडी गेट की कंप्लीट कंप्लीट हम बायोलॉजी आपको कवर करवा देंगे। तो लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज भी करते हैं और आपको नोट्स और पीडीएफ जो है वो हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगी, वहां पर जाके ज्वाइन करें और अपनी जर्नी को एंजॉय करें। जितने ज्यादा आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी, आपकी सीट उतने ज्यादा आपके नियरेस्ट होगी। सही है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो अपने फ्रेंड्स को भी हासिल करें और हमें लाइक सब्सक्राइब के साथ एक कमेंट भी अच्छा सा करें, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों को कौन सी चीजें जो है वो इस चैप्टर में समझ नहीं आ रही, क्लियर हो जाए। तो वो भी आप लोग हमसे सवाल कर सकते हैं। तो चलें मेरे स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हम डिटेल इसकी करने वाले हैं। अब बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बुक है, अगर मैं सिंध की बात करूं तो, और या फिर केपीके की बात करूं, सो स्टूडेंट्स वहां पर लिखा हुआ है कि जब भी हम बीमार होते हैं, जब भी हम बीमार हुए, फॉर एग्जाम्पल मुझे सुबह के टाइम फ्लू हो गया और फ्लू के साथ साथ बुखार भी हो गया, सो मैंने डिसाइड किया कि मैं शाम को किसके पास जाऊंगी? डॉक्टर के पास जाऊंगी। लेकिन मैंने शाम को ये फील किया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये कैसे? क्या हमारी बॉडी के अंदर कोई जादुई सिस्टम मौजूद है? आप ये भी समझ सकते हैं, एक जादुई सिस्टम मौजूद है। उस जादुई सिस्टम का नाम क्या है? इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी, आप लोगों के पास आपका एक डिफेंस सिस्टम होता है जो जरासीम, पैथोजीन, वायरस, बैक्टीरिया, इन सब के अगेंस्ट क्या करता है? काम करता है। एक डिफेंसिव सिस्टम आप लोगों के पास क्या मौजूद है। जितने भी आपके एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, उनको भी ये सिस्टम क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर जादुई सिस्टम बनाया है, वो है आपका इम्यूनिटी। आपको कोई भी बीमारी लगने लगी, उसी वक्त आपके सेल्स आ जाएंगे, उसी वक्त उसे खत्म करेंगे। तो अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर 3 डिफेंस सिस्टम बनाए हैं, क्योंकि इम्यूनिटी के अंदर आप 3 डिफेंस सिस्टम को पढ़ते हैं। एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ते हैं, एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ते हैं, एक थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ते हैं। अब अल्लाह ताला ने एक डिफेंस बनाना चाहिए था, मैम अल्लाह ताला ने 3 डिफेंस क्यों बनाए? मैं बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसके अंदर आपकी स्किन आ जाती है, आपका म्यूकस आ जाता है, आपकी सीलिया आ जाते हैं। स्टूडेंट, जब भी आप लोगों का एक्सीडेंट होता है, सो एक्सीडेंट के दौरान आपकी स्किन क्या हो जाती है? फट जाती है। तो स्किन के फट जाने से इजीली बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, वायरसेस उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, वरना वो आपकी डेथ का काज बन जाए। तो अल्लाह ताला ने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाया है कि जैसे ही हमारी कोई चीज, गोश्त कहाँ से फट जाता है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी स्किन हट जाती है। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास डब्ल्यूबीसी है, फेगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल, डेंड्रिटिक सेल, मोनोसाइट्स। तो ये मिलकर उस जरासीम को एक जगह पर जमा हो जाते हैं, वहां से नहीं पस सा गंदा सा फ्लूइड बढ़ जाता। वो जरासीम थे, व्हाइट ब्लड सेल जमा होकर उन्हें मार दिया। ये प्रोसेस आप लोग अपनी लाइफ के अंदर भी देखते होंगे। उसके बाद अगर आपके ये सेल काम करना छोड़ दे, तो अल्लाह ताला ने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी, तुम नहीं बचोगे जरासीम, तुम नहीं बचोगे। कुदरत का असूल है, हमारे खुदा का असूल है। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर अगर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस खराब हो जाए, तो अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाया है। बच्चा देखें, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे अल्फा यार सकीरा बी सेल और टी सेल आ बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। इनके अंदर एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है और दूसरी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। बच्चों, हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे, कोई चीज हम मिस नहीं करने वाले हैं। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आई होप आपके दिमाग में चीजें क्लियर होती जाएंगी कि ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी एमडीगेट की जो पीएमडीसी है, उन्होंने लिखा आपको सारे कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। तो कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ स्टूडेंट्स को थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा, लेकिन सवाल उन्होंने मेंशन नहीं किया कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, सारे डिफेंस का आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं डिटेल्स। हाँ, अब मैं डेफिनेशन की तरफ आपको मैंने रिव्यू करा दिया। देखो बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है मेरे स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, हमारे पास इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर एक तरह का क्या मौजूद है? डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो कि फाइट करता है, लड़ाई करता है।
किसके अगेंस्ट लड़ाई करता है? कोई भी पैथोजेन्स होते हैं, कोई भी एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है? काम करती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये एबिलिटी होती है बॉडी की, एबिलिटी होती है बॉडी की जरासीम के अगेंस्ट, पैथोजीन्स के अगेंस्ट क्या करना? फाइट करना। उसे सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। बच्चों, अगर इम्यूनिटी ना हो तो जरासीम आकर हर बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा तबाही कर दे। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने ये चीज बनाई है। अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम लोग एंटीजीन, एंटीबॉडी और इम्यून रेस्पॉन्सेस बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको मैं एंटीजीन, एंटीबॉडी बोलती अच्छी नहीं लगूंगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो इस वजह से मैं डायरेक्टली आपको चैप्टर की तरफ लेकर जाऊंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ लेकर जाऊंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, एंटीजीन क्या होती है? बच्चों, एंटीजीन ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कभी कभी जो हवाएं हैं वो ऐसी चल जाती हैं जिसकी वजह से हमारी जो डिफेंस सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा रुकावटें आ जाती हैं, हमें बुखार हो जाता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो इस वजह से वो जो एंटीजन एक तरह के गंदे पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल है, जो बॉडी के अंदर आते हैं, इंसानी जान, इंसानी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं बेकार पार्टिकल्स, उन्हीं बेकार पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? एंटीजीन कहेंगे। आई होप आपको क्लियर हो। उसके बाद है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी भी मैं बार बार अल्फाज इस्तेमाल करूंगी, अगर मैंने आपको नहीं बताया होगा तो मुझे मतलब कि ऐसा लगेगा जैसे मेरे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर एंटीबॉडी को भी आप समझ लें। एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीन होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, कौन प्रोड्यूस करती है? एक ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है। और फिर उसके रेस्पॉन्स में, किसके रेस्पॉन्स में? एंटीबॉडी प्रोटीन्स। क्यों एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? इस वजह से होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ये देखें, ये क्या है? एक पैथोजीन्स है। ये जो पैथोजीन है, सॉरी, दिस इज अ पैथोजीन। अब ये जो पैथोजीन है ये क्या हो गया? इसके अंदर एंटर हो गया, बॉडी के अंदर एंटर हो गया। तो अब हमारा जो है वो डिफेंस सिस्टम वो इसके अगेंस्ट क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। जैसे ही एंटीबॉडी इस एंटीजीन के अगेंस्ट बनाएगा तो उसी वक्त उसको खत्म कर दिया जाएगा। So, ऐसे प्रोटीन होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, किसके रेस्पॉन्स में? जो गंदे पार्टिकल्स है एंटीजीन के रेस्पॉन्स में। एंटीबॉडी आइडेंटिफाई करती है कि किस तरीके का एंटीजीन है। अगर उस तरीके का एंटीजीन है तो एंटीबॉडी उसे, अगर अब उसके पास एंटीबॉडी नहीं है बॉडी के साथ, तो बॉडी क्या कर लेती है? उसे इंगल्ड, उसे खा लेती है। उसमें बेकार जो एंटीजीन आया है, बेकार पार्टिकल आया है, तो वो बॉडी क्या करेगी? उसे खा लेगी। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं। और एंटीजीन का भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, हमारे पास दो टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। एक इनेट इम्यूनिटी होती है, दूसरी एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। अब मैं आपको क्लियरली डिफाइन करती हूँ। बच्चों, इनेट इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि हमें हमें कुदरती मिलती है, अल्लाह ताला की तरफ से ये इम्यूनिटी है, कुदरती हमें मिलती है, जो कि हम खुद नहीं लेते हैं। उसके बाद से ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ये भी चीज याद रखिएगा, ये नो मेमोरी, ये कोई मेमोरी नहीं होती। तो स्टूडेंट, एक हमारे पास होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जो हम खुद अडेप्ट करते हैं, जो हम खुद लेते हैं, और ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो ये एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड होती है। उसके बाद ये हैज मेमोरी, इसके पास अपनी मेमोरी भी होती है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स, ये जो हम कुदरती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी स्ट्रॉन्ग ये जो हम एक्वायर्ड करते हैं वो होती है। ये चीज आपको क्लियर हुई है। अब बच्चों, मैं इसको बढ़ा देती हूँ या फिर मुझे इसको मिटाना पड़ेगा? तो चले मैं पहले आपको क्लियर करवा देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, ऐसा लगेगा जैसे आपको फिर ये आपको क्लियर हो गया। देखें, मैंने दो तरह की आपको इम्यूनिटी पढ़ाई है। सो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। सो यहाँ से स्टूडेंट्स आपने गौर से देखना है कि कोई चीज आप लोगों की मिस ना हो, तो आपने इसको देखते जाना है। ये ऊपर वाली चीजें बस मैं मिटा रही हूँ, नीचे वाली यहाँ पे लिखी हुई है, ऐसे के ऐसे लिखी हुई है। सही। अब मैं इम्यूनिटी की दो टाइप्स को भी यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो चले 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 चले। अब स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी की दो टाइप्स आप लोगों ने देख ली। एक थी आप लोगों के पास इनेट इम्यूनिटी, एक थी एडेप्टिव इम्यूनिटी।
अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इनर्ट इम्यूनिटी की भी दो टाइप्स होती हैं। तो पहले ये बता दूं, जो इनर्ट इम्यूनिटी होती है, इनर्ट इम्यूनिटी, उसकी भी स्टूडेंट्स आगे दो टाइप्स होती हैं। उसके दो बैरियर्स होते हैं बच्चों। एक इसका होता है फिजिकल बैरियर, एक होता है इसका फिजिकल बैरियर, और एक इसका होता है केमिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर के अंदर क्या होता है इनर्ट इम्यूनिटी में, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, तो इसकी तरफ आपने लास्ट में देखना है। एक आपके पास होता है आपका स्किन, आपका म्यूकस आ जाता है जो कि आपके नाक के अंदर बनता है, उसके बाद आपका आ जाता है सीलिया। सो ये सारे क्या है, फिजिकल बैरियर हैं। अब अगर केमिकल बैरियर की बात करें, जो कि केमिकल्स हो, जैसे कि हमारा थूक, हमारा सलाइवा हो गया, हमारे पेट के अंदर पड़ने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, और हमारे गैस्ट्रिक जूस, तो ये सारे क्या हो गए, ये हमारे पास आते हैं केमिकल बैरियर। इनर्ट इम्यूनिटी के दो बैरियर हैं, एक फिजिकल बैरियर और एक केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंदर स्किन, म्यूकस और सीलिया आते हैं, और केमिकल बैरियर के अंदर आप म्यूकस को भी ले सकते हैं, उसके बाद अपने टीयर्स, अपने आंसुओं को भी ले सकते हैं, ये भी एक तरह के क्या होते हैं, केमिकल बैरियर होते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई, तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये स्टूडेंट्स आता है आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर। दिस इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं, दिस इज योर, ये है हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सही, ये है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आप पढ़ेंगे, एक होगा हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये ओवरव्यू दे रही हूँ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का। जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, याद रखिएगा, उसके अंदर आप लोगों के पास आ जाते हैं यहाँ पर आ जाते हैं आपके मोनोसाइट्स आ जाते हैं। ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं, इसमें हिस्सा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का। उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैक्रोफेजेस आते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, ये सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डेंड्रिक सेल्स आ जाते हैं, डेंड्रिक सेल, मोनोसाइट्स आ जाते हैं, ये सारे आपने क्या करने, फेगोसाइटोसिस करने, फेगोसाइट्स आ जाते हैं यहाँ पर, फेगोसाइट्स आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये है हमारा है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब ऐसे ही अगर स्टूडेंट्स हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को यहाँ पर देखना चाहें, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है, याद रखिएगा, उसके अंदर हमारे पास आते हैं टी लिम्फोसाइट्स, और हमारे पास आते हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो ये चीजें स्टूडेंट्स आपने क्या करनी है, याद रखनी है। सो स्टूडेंट्स ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी है, जो कि हम खुद एडेप्ट करते हैं, उसके भी टाइप्स होते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी के, जो कि आप लोगों ने देखने हैं, जो कि हमारे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। तो ये चीजें आपने देखनी है। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आपकी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करें इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी की टाइप्स की, तो फर्स्ट हमारे पास आती है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। जब आपकी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, किसके रेस्पॉन्स में, एंटीजन, यानी कि फॉरेन पार्टिकल एंटीजन के रेस्पॉन्स से जब हमारी बॉडी एंटीबॉडी को खुद प्रोड्यूस करती है, तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। कि अगर कोई जरासीम, ये जरासीम है, अगर कोई जरासीम है हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया है, तो वो बॉडी क्या करेगी, तो वो बॉडी क्या करेगी, वो एक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, एक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। उस रेस्पॉन्स को हम एंटीबॉडी कहते हैं, उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं उस फेनोमेना को। अब एक्टिव इम्यूनिटी की भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, वो इम्यूनिटी इसमें नेचुरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी इटसेल्फ, यानी कि जितने भी नेचुरली हमारे पास इन्फेक्शन हो जाते हैं, कुदरती इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट जब बॉडी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करे, उसको हम कहते हैं नेचुरल
एक्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है जब हम डेवलप करें आफ्टर वैक्सीनेशन। जो हम वैक्सीनेशन के बाद डेवलप करते हैं उसको हम आर्टिफिशियल, यानी कि हम आर्टिफिशियली क्या ले रहे हैं, पहले उस बीमारी से पहले ही एक्टिवेशन वैक्सीनेशन ले रहे हैं। अब हम बीमारी से पहले जो है वैक्सीनेशन वो लेते क्यों है? हम बीमारी से पहले वैक्सीनेशन इस वजह से लेते हैं, अब यहाँ पर आप प्रोसेस समझिएगा, थोड़ा समझना है आप लोगों ने, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखते जाना है। अब हमारी बॉडी में पहले क्यों वैक्सीनेशन ली जाती है आर्टिफिशियली, जो कि हम खुद बनाते हैं, जो इस वजह से ली जाती है ताकि वो जो बैक्टीरिया है, बेकार जो बैक्टीरिया या फिर जो वायरस है, वो हमें, हमारा जो एंटीबॉडी है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, उसकी पिक्चर याद कर ले कि ये वायरस आएगा इस तरीके का अगर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वायरस है, ऐसे कि कोविड-19, जैसे कोविड-19 की बात करें, अगर हम पहले ही ये वैक्सीनेशन लगवा लेते तो हमारी बॉडी को पता होना था कि ये कोविड-19 आएगा, तो हमने इसको ऐसे मानना है, हमने उसकी तस्वीर दिखा दी है। अब तस्वीर दिखा दी है, अब बॉडी क्या करेगी, उस तस्वीर को देख लेगी, याद कर लेगी और उसके अगेंस्ट पहले से बॉडी के अंदर क्या मौजूद होंगे, एंटीबॉडी मौजूद होंगे। अगर हम बॉडी को तस्वीर नहीं दिखाएंगे तो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता उस जब वो आ जाएगा फिर उसकी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो ये क्या है, हमारे पास आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। बच्चों ये डेवलप करते हैं वैक्सीनेशन के बाद में। वो इस वजह से वैक्सीनेशन के बाद में अगर ये डेवलप हो जाती है तो जैसे ही वो पैथोजेंस आते हैं तो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं उसी वक्त, क्योंकि बॉडी के पहले से ही तस्वीर देखी होती है, उसकी एंटीबॉडीज भी बनी होती हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स वो उसके अगेंस्ट वैसे काम कर लेती है और उसे मार देती है, स्टिमुलेट करती है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन वहां पर हो जाती है। उसके बाद है पैसिव इम्यूनिटी। ये भी चीज आपने याद रखनी है। पैसिव इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जिसमें एंटीबॉडी जो होते हैं वो बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। एंटीबॉडी का बॉडी के अंदर ट्रांसफर होना उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के भी फर्दर दो टाइप्स है, और ये किसके टाइप है, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप है, एक्टिव और पैसिव। और फिर एक्टिव के भी दो टाइप अब हम पढ़े, पैसिव के भी दो पढ़े हैं। जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है वो मदर से बेबी में जाती है। अब मदर से बेबी में कैसे जाएगी, क्योंकि जब बच्चा अपने माँ की पेट के अंदर होता है तो यहाँ तो वो उसके ब्रेस्ट जहां से वो दूध पिलाती है वहां से उसे ट्रांसफर होती है, या तो फिर याद रखिएगा जो प्लेसेंटा होता है वहां से भी ये एंटीबॉडीज जो हैं वो ट्रांसफर होती हैं माँ से बच्चे तक। उसके बाद यहाँ ब्रेस्ट से जो मिल्क दूध पिलाती है माँ, वो उसके बाद आर्टिफिशियल जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो इंजेक्शन प्रीफॉर्म एंटीबॉडी इमीडिएट प्रोडक्शन, यानी कि हम पहले इंजेक्शन मतलब कि हम इंजेक्शन लगाते हैं ताकि एंटीबॉडी क्या हो जाए, इमिटेट हो जाए, कि उस वो जरासीम के अगेंस्ट वो पहले से एंटीबॉडी बना दे। तो अगर जरासीम के अगेंस्ट बॉडी ने पहले से इम्यूनिटी बनाई होगी तो वो जो जरासीम है वो बॉडी के अंदर आकर कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो बॉडी के आगे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और जब जरासीम कमजोर हो जाते हैं तो वो किसी काम के नहीं रहते। तो चलें अब हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर स्किन को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो हमारे पास क्या है, स्किन है। तो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाख भी करना है, क्योंकि आप एमडी गेट से बिलोंग करते हैं, एमडी गेट से बिलोंग करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास स्किन आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप भले सिंध से हैं, फेडरल से हैं, पंजाब से हैं या फिर केपीके से हैं, तो सारे बच्चे यहाँ से क्या कर सकते हैं, नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो के एंड में हम कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मैंने आपको रिव्यू में बता दिया था कि 3 डिफेंस होते हैं। एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पर लिख दूं,
चले मैं मार्कर निकालूं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास मैंने आपको बताया था कि हमारा स्किन आता है पहली और सीलिया, और नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो आता है वो आता है म्यूकस। ये तीन चीजें हमारे पास क्या आती हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आती हैं। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर पहला हम पढ़ने वाले हैं स्किन को। सो स्किन क्या है बच्चों, याद रखिएगा, स्किन आप लोगों का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज भी बनकर आता है कि व्हाई व्हाट इज अ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ वुमेन बॉडी। तो आपने याद रखना है स्किन है जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन है वुमेन बॉडी का। ये एक्ट करता है फिजिकल बैरियर। मैंने आपको बताया था कि एक होता है फिजिकल बैरियर, एक होता है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर के अंदर आपका स्लाइवा, म्यूकस आ जाते हैं, टीयर्स आ जाते हैं, HCl आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। और फिजिकल बैरियर के अंदर आपको स्किन, सेलिया और म्यूकस आ जाता है। ये एक तरह का फिजिकल बैरियर के मतलब के तौर पर क्या करता है, एक्ट करता है। उसके बाद ये बिटवीन होता है बॉडी एंड एनवायरनमेंट, बॉडी के दरमियान और इन्वायरमेंट के दरमियान स्किन। इसका स्किन का फंक्शन क्या होता है मुझे याद रखिएगा, स्किन प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट यूवी रेस या फिर इंजरी हो जाती है। अब देखिए हमारा जो सन है, सन से बहुत तरह की गंदी रेस निकलती हैं, यूवी रेस निकलती है, इंफ्रा रेज निकलती हैं, तो ये सारी जो गंदी रेज है ये निकलती है, लेकिन हमारी जो स्किन है वो हमें इन रेज से बचाती है। अगर हमारी स्किन ना हो तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो है वो अपनी लाइफ को सरवाइव ना कर सके। तो स्किन का आपकी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा काम है। उसके बाद ये प्रोटेक्शन करती है यूवी रेस, या कोई इंजरी हो जाती है, आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा काम अदा करती है। अब जो हमारी स्किन है ये रेगुलेशन करती है बॉडी टेम्परेचर को। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेशन कैसे करेगी, मैं यहाँ पर आपको मिटा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, आपकी स्किन जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन कैसे रखेगी, ये मेरा सवाल है। मैं देखो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जगह नजर आएगी, हाँ बिल्कुल सही है। अब स्टूडेंट्स आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एक होती है वेसो कॉन्ट्रैक्शन, और एक आप लोगों के पास होती है वेसो डायलेशन। ये चीज आपने याद रखनी है, ये दो होते हैं जब अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, सर्दियों के अंदर भी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, गर्मियों के अंदर भी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। तो स्किन कैसे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी, तो याद रखिएगा जो स्किन है, अगर गर्मियां होंगी तो आपके बाल क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और जब सर्दियां होती हैं तो आपके बाल क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखना है वेसो कॉन्ट्रैक्शन और वेसो डायलेशन क्या होती है। अब बच्चों जो वेसो कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो वेसो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है, याद रखिएगा हीट का कम लॉस होना, हीट इज लेस लॉस। और जो हमारे पास वेसो डायलेशन है इसका मतलब है हीट का हाई क्या होना, लॉस होना। कैसे, अब स्टूडेंट वेसो डायलेशन वेसो कॉन्ट्रैक्शन इस वजह से होती है, सर्दियों के अंदर होती है। देखिए सर्दियों के अंदर भी हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है बॉडी ने। अब जैसे ही हम नहाने जाते हैं सर्दियों के अंदर, वैसे तो नहाने से हम बहुत ज्यादा सर्दियों के अंदर करते हैं कि कैसे नहाएंगे, तो हम उसी वक्त जब हम नहाते होते हैं तो हमें शिवरिंग हो रही होती है, हम ऐसे से कांप रहे होते हैं, ऐसे तो हम कांप क्यों रहे होते हैं, हम शिवरिंग क्यों कर रहे होते हैं, हम इस वजह से शिवरिंग कर रहे होते हैं क्योंकि उस वक्त हम बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। तो बॉडी ने अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। अब बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ऐसा क्या करेगी, बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बॉडी के जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। सर्दियों में आप देखेंगे आपकी जो स्किन के बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, और गर्मियों के अंदर आपकी स्किन के जो बाल है, देखें मेरे जैसे बैठे हुए, ये देखें आप लोगों के भी ऐसे बैठे होंगे। लेकिन सर्दियों के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आपके बाल क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक जगह खड़े हो जाते हैं। तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपकी हीट बॉडी से कम लॉस हो, ज्यादा ही लॉस हो गई तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और ऐसा हमारी बॉडी करना नहीं चाहती।
तो इस वजह से वैसो कॉन्ट्रैक्शन में हमारे बाल खड़े हो जाते हैं ताकि हमारी जो हीट है वो कम लॉस हो। तो ऐसे अमल को हम वैसो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ऐसे इस तरीके से बॉडी जो है वो अपने टेम्परेचर को, स्किन मेंटेन रखती है। उसके बाद है वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन का मतलब है हीट का कम लॉस होना, हीट का ज्यादा लॉस होना। जैसे सर्दियों के अंदर स्टूडेंट्स, हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, तो हमारी स्वेट के जरिए हमारी बॉडी से हमारे जो मतलब कि जो गर्मी है वो ज्यादा से ज्यादा निकले, इस वजह से स्वेट से क्या होती रहती है, रिलीज होती रहती है। सो ये अमल होता है वेसोडाइलेशन का, जिसके जरिए जो है वो स्किन के अंदर रेगुलेशन होती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़े या फिर कम हो। अब जो स्किन है वो क्या करती है, तो यहाँ पर और भी मैंने लिखा हुआ है, स्किन जो है वो सेंसिएशन में मदद देती है। स्किन जो है टच ये रिसेप्टर हमारे स्किन के मतलब के अंदर अलग होते हैं। पेन के जो रिसेप्टर होते हैं वो हमारे स्किन के अंदर अलग होते हैं। उसके बाद जो प्रेशर है उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे स्किन के अंदर अलग होते हैं। तो ये हर किस्म के जो रिसेप्टर होते हैं ये किसके अंदर पाए जाते हैं, ये हमारे स्किन के अंदर पाए जाते हैं। वो मैं सेंसिएशन, अगर कोई टच कर रहा है इस तरीके से आके मेरी स्किन को पकड़ लेता है तो मुझे इसी वक्त पता लगे कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है। तो ये जो सेंसिएशन है मुझे फील हुआ, ये भी मेरी स्किन बता रही है। मुझे दर्द हो रहा है, मैंने क्या कर लिया, फायर के ऊपर यहाँ पर आग जल रही थी और इस आग के ऊपर कोई पतीला पकड़ा हुआ था और मेरा जो ध्यान था, फॉर एग्जाम्पल ये पतीला पड़ा हुआ है जो भी है, तो मेरा ध्यान जो था वो मेरे मोबाइल की तरफ था। मैं मोबाइल में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख रही थी, क्योंकि और तो मैं मोबाइल में कुछ भी नहीं देखती, मूवीज फिल्म्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। सो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, अब स्टूडेंट्स मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं नोट्स को देख रही हूँ, मुझे किसी स्टूडेंट का कमेंट आ गया कि मैम ऐसे नहीं कि हमें केमिस्ट्री पढ़ाएं, तो काफी स्टूडेंट मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम हमें केमिस्ट्री पढ़ाएं, बेटा आपकी ये कंप्लीट हो जाए बायोलॉजी, फिर हम केमिस्ट्री की तरफ पहले आएंगे, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे। हाँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एमडी गेट हम पूरा कराएंगे। अब स्टूडेंट मोबाइल पकड़ा हुआ है तो मेरा हाथ जल रहा है, उसी वक्त एक सेकंड के बाद मुझे ये महसूस होगा, मेरा ब्रेन उसी वक्त मुझे ऑर्डर देगा, भाई तू हाथ हटा, ये तो तेरा हाथ और भी डर जाएगा, तो ये मतलब कि जल जाएगा। तो ये जो स्किन है ये हमें बताती है। उसके बाद प्रेशर, अगर कोई है जोर से हमारा हाथ पकड़ रहा है, अब जोर से हमारा हाथ पकड़ने से, जोर से हमारी बॉडी के ऊपर निशानियां, जोर से हमें कोई बांध दे, वैसे नहीं किडनैपर होते हैं जो कि किडनैप करते हैं, वो हाथ को बांधे, जब दोबारा हम कोई बचाने आता है हाथ खोलते तो उसके हाथों पे निशान होते हैं, तो वो क्या है, तो प्रेशर को भी फील कौन करवाती है, आपकी स्किन करवाती है। देखिए मैं डेली लाइफ की एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन डी की सिंथेसिस कौन करता है, तो विटामिन डी की जो सिंथेसिस है वो याद रखिएगा आपकी स्किन करती है। अब हम आते हैं स्किन की लेयर्स की तरफ। स्किन की जो 3 तरह की लेयर्स होती हैं, जो स्किन की ऊपर वाली लेयर होती है, सबर स्टूडेंट 2 मिनट सबर करें, मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे सारा चीजें बढ़ेंगे, यहाँ पर आप लोगों ने देखते जाना है। सो देखिए, देखिए बहुत क्लियर आ रहा है, बार बार ये जो सेवर है ये झटके दे रहा है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि स्किन की जो फर्स्ट वाली लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और जो स्किन है उसकी जो हमारे पास सेकेंड लेयर होती है वो हमारे पास क्या होती है, हाइपोडर्मिस होती है। क्या होती है, हाइपोडर्मिस होती है, ये समझ लें। ये आपके पास क्या है, स्किन की फॉर एग्जांपल समझ लें, ये क्या है, डर्मिस, जो कि बिटवीन प्रेजेंट है। उसके बाद ये जो नीचे वाली लेयर है इसे आप समझ लें हाइपोडर्मिस, दिस इज योर हाइपोडर्मिस। सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब हम स्किन की, हमारे पास स्टूडेंट्स 3 तरह की लेयर आती हैं। जो आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, जो मिडल होती है वो डर्मिस होती है, और जो इनर होती है वो क्या होती है, हाइपोडर्मिस होती है। ये 3 तरह की लेयर्स आती है, इनके फंक्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले जो एपिडर्मिस जो है वो थिनेस्ट लेयर है, बहुत ज्यादा पतली लेयर है। इसके अंदर आपके डेड सेल्स पाए जाते हैं, मरे हुए सेल्स पाए जाते हैं, और जो आपका कैराटीन है वो पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। अब आप ये बैक्टीरिया का नाम सुन के काफी स्टूडेंट सवाल करेंगे कि मैम बहुत बार सुना है कि जो बैक्टीरिया है वो हमें नुकसान देते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो
हमें भी फायदा देते हैं और खुद भी हमसे फायदा लेते हैं। नुकसान हमें नहीं देते वो। जैसे कि अगर हम मच्छर की बात करें तो मच्छर अपना फायदा लेकर हमें नुकसान देकर जाता है, तो वो एक पैरासाइट हो गया। उसके बाद ये रिप्लेस्ड होती है इनसाइडर शील्डिंग। अब जब इसको स्टूडेंट्स हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारी स्किन भी जो है वो जड़ने लग जाती है, दोबारा से आती है। जैसे साम जो है उसकी स्किन भी क्या होती है, जड़ती है, शर्ल्ड होती है। तो एपिडर्मिस ये काम है। उसके बाद एपिडर्मिस है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है। मैम अगर इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है तो ये अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेती हैं? तो याद रखिएगा इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है। सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखना है ये जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेगी, कहाँ से लेगी? ये चीज याद रखिए, वो लेगी डर्मिस से। डर्मिस से अपने न्यूट्रिएंट्स लेगी और डर्मिस से न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद जो वेस्ट वेस्ट भी अपना जो सीक्रिएट करेगी वो भी डर्मिस की हेल्प से क्या करेगी, सीक्रिएट करेगी। कहीं ब्लड वेसल्स नहीं है तो इसकी हेल्प कौन करेगी, डर्मिस। डर्मिस इसे न्यूट्रिएंट्स देगी, जो जो चीजें से चाहिए होंगी वो उसे देगी और वेस्ट को भी सीक्रिएट करेगी बाय द हेल्प ऑफ द डर्मिस। डर्मिस जो होती है वो लिविंग होती है, जिंदा होती है और एक सेंसिटिव लेयर होती है। यहाँ पर हमारे हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं और यहाँ पर हमारे स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि स्वेट ग्लैंड क्या होते हैं? बच्चों स्वेट ग्लैंड वो होते हैं जो स्वेट रिलीज करते हैं, पसीना रिलीज करते हैं। आप लोगों का पगड़ सिंधी में ऐसे इनके पगड़ चमदा आयु, उर्दू में हम इसे पसीना कहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जो कि आता है। उसके बाद अगर आगे चले, मैम इंग्लिश में इसे स्वेट बोलते हैं बस। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलें तो यहाँ पर आपके पेप्टाइड्स पाए जाते हैं, लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम्स याद रखिएगा, अगर कोई बैक्टीरिया आ गया है बेकार, तो उसे किल करने के लिए आपकी याद रखिएगा डर्मिस के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लाइसोजाइम कहते हैं, ये किल करता है। उसके बाद यहाँ पर आपके सबिस्कस ग्लैंड पाए जाते हैं। अब ये जो सबिस्कस ग्लैंड्स हैं ये सिबम यानी कि ऑयल टाइप चीजें रिलीज करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, सही। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं और सेबेस्कस ग्लैंड डिहाइड्रेशन करवाते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, मतलब वाटर की को लॉस भी यही करवाते हैं। उसके बाद जो ब्लड वेसल्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, इसे किसी से भी न्यूट्रिएंट्स और वेसल्स से रिलीज करने के लिए इसको यानी कि किसी चीज की जरूरत नहीं होती। उसके बाद यहाँ पर आपके नर्व्स ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आपके सेंसरी रिसेप्टर्स यहाँ पर पाए जाते हैं, टच का, पेन का, प्रेशर का यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद आपके पास है हाइपोडर्मिस, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। ये डीपेस्ट लेयर होती है, ये बनी होती है फेट से बनी होती है। उसके बाद एडिपोज टिश्यू से बनी होती है, विटामिन डी होता है यहाँ पर, ये इंसुलेशन का भी काम करती है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद ये स्किन को कनेक्ट करवाती है मसल्स के साथ और यहाँ पर पाए जाते हैं आपके शॉक एब्जॉर्बर, वो भी यहीं पर पाए जाते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने क्या करने, क्लियर रखने हैं, बिल्कुल क्लियर रखने हैं। उसके बाद आप लोगों के पास से जो सेल्स पाए जाते हैं एपिडर्मिस के अंदर, ये एमसीक्यूज बनकर आ सकता है कि ये चारों सेल्स आपके एपिडर्मिस के अंदर पाए जाएंगे, सही। काफी बच्चे बोलते हैं, काफी टीचर उन्हें ये जो लैंगरहैंस सेल है ये थर्ड जो आपकी हाइपोडर्मिस है उसके अंदर बता देते हैं, लेकिन ये गलत है। याद रखिएगा जो आपकी एपिडर्मिस में है वो सेल्स हमारे पास लैंगरहैंस सेल यहाँ पर होता है, लेकिन वो इसको यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, ये बहुत गलत है। इसलिए इस वजह से मैंने यहाँ पर एपिडर्मिस के सारे सेल लिखे हैं। एपिडर्मिस के अंदर पहला जो होता है वो आता है याद रखिएगा केरेंटिसाइड्स, जो कि केराटिन को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है मेलानिनोसाइड, जो कि मेलानिन जो है स्किन में क्या करता है, प्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद है लैंगरहैंस सेल्स, जो लैंगरहैंस सेल्स है वो इम्यून के जो है वो डिफेंस में यानी कि उनकी क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं। उसके बाद हमारे पास है मार्कर सेल, जो टच रिसेप्टर्स होते हैं। सो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारा सीलिया भी और म्यूकस भी आ जाता है, तो इसके अंदर हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे। सो यहाँ से हम इसे रिमूव कर देते हैं, तो चलें देखते हैं।
स्टूडेंट्स आपने गौर से देखते जाना है, आपने हर एक एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज नहीं छोड़ने में, बार-बार कोई चैप्टर आप मुझसे क्लियर करें, आपने एमसीक्यू सॉल्व करते जाना है। मैं इस वजह से बोलती हूँ व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन कर लें आप जल्दी कर लें, इतने अभी तक स्टूडेंट्स ऐड नहीं हुए, वो अपना फायदा नहीं चाहते और जो ऐड हो गए उनका तो फायदा ही होगा, क्योंकि अब कुछ दिनों में मैं एमसीक्यूज का पूरा पीडीएफ बना रही हूँ आप लोगों के लिए। जैसे ही मैं कंप्लीट करा दूंगी तो वो उस ग्रुप के अंदर ही पीडीएफ आएगा, उसकी मैं कोई अलग से वीडियो अपलोड नहीं करूंगी, टाइम हुआ तो करूंगी, वरना स्टूडेंट्स वो व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ के अंदर आएंगे। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम पढ़ने सेकंड हम पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आपका आता है म्यूकस। अब जो म्यूकस है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, आपका म्यूकस आ जाता है। अभी स्टूडेंट्स आप लोगों ने ना कुछ चीजों को ना याद रखना पड़ेगा, कुछ चीजें होती हैं जो कॉन्सेप्ट की बेस पर होती हैं। अब म्यूकस जो है वो क्या करता है, अब स्टूडेंट्स आपकी स्किन के अंदर कोई आपकी जो बॉडी है उसके अंदर कोई आ जाता है फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल आ जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या फॉरेन पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बैक्टीरिया आ गया है या कोई भी गंदगी वाली जो चीज है वो आ गई है मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, सही। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई भी बेकार चीज आप लोगों की आ गई है तो वो सबसे पहले कहाँ पर आएगी, सबसे पहले वो जो बेकार चीज है वो आपके नाक के अंदर आएगी। आपका जो नोज है कि हवा के जरिए आएगी, आपके जो नाक है उसके दो सुराख होते हैं, आप लोगों को पता है। तो पहली जो हवा आएगी, हवा के जरिए वो चीजें जो हुई, वो गंदगी वाली जो चीजें हैं वो जाएंगी नाक के अंदर, यानी कि आपका जो नोज है वहां पर वो चीजें जाएंगी। तो जैसे ही वो हवा लगी जहां पर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया और बेकार फॉरेन पार्टिकल्स थे वो जाएंगी। तो नाक के अंदर याद रखिएगा आपका क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस। म्यूकस मुंह से क्या करेगा, उसी में इनगल्फ कर लेगा, यानी कि उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। और आपकी जो नाक है उसके अंदर ब्लैक ब्लैक कलर के बाल भी प्रेजेंट होते हैं, हेयर, हेयर भी क्या रहते हैं। अब बच्चों बाहर से आने वाली हवा बहुत गर्म होती है, तो ये हेयर्स क्या करते हैं, ये म्यूकस क्या करता है, उसको क्या करता है, मेंटेन रखता है, उसके टेम्परेचर को क्या रखता है, मेंटेन रखने की कोशिश करता है, सही। तो आपका जो नोज है वो जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जो आपका म्यूकस है वो उसे क्या कर लेगा, किल कर लेगा, यानी कि उसे मारेगा। अब कुछ ऐसे जरासीम होते हैं जो कि म्यूकस के बाद भी बच जाते हैं, तो फिर वो जाएंगे आपके लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर जाएंगे, फिर वहां पर भी जाकर उनकी धुलाई होगी। तो ये चीज याद रखनी है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपका क्या आ जाता है, म्यूकस आ जाता है। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने की इसे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस तरीके से फॉरेन जो पार्टिकल्स होते हैं उसको इस तरीके जो म्यूकस से अब कुछ बच जाते हैं, वो फिर आगे जाके क्या हो जाते हैं, क्लीन होते जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है अम, हाँ जी, थोड़ा आप डाइजेस्टिव सिस्टम को भी यहाँ पर देख लें, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वहां पर आपके प्रेजेंट होते हैं सीलिया, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स कोई भी पार्टिकल है जो आपकी, मैं देखूं मुझसे स्टेन को थोड़ी सी ना फुट लग गई अपनी, कहीं टेढ़ा तो नहीं हो गया। तो स्टूडेंट जो आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, याद रखिएगा एक ऐसा सिस्टम होता है, अगर मैं डाइजेशन की बात करूं, पहले आपको डाइजेशन बता दूं। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो लार्ज जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होते हैं, इसमें ब्रेक होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक होते हैं, तो उसे सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव डाइजेशन कहते हैं। अब डाइजेस्टिव जो आपका सिस्टम है, सबसे पहले आपको पता है आपका खाना जाता है आपके माउथ के अंदर जाता है, फिर इस तरीके से आपका जो पेरेंट्स से ट्रेक किया वहां से इस तरीके से आपका खाना गुजरता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर भी कुछ ना मतलब कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया आ जाते हैं,
तो वो सीधा अगर नाक के जरिए नहीं बचते तो वो पेट के अंदर चले जाते हैं। फिर पेट के अंदर भी मौजूद होते हैं आपके सीलिया वगैरह। तो वहां पर आपके बच्चों याद रखिएगा, आपके लिम्फोसाइट्स भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं, फिर वो भी उसे क्या करते हैं, किल करते हैं। सो इस तरीके से आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो इस तरीके से फिर जाके वो जो होता है जे शेप जो पेट है वहां पर जाके वो गिरते हैं। इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया कि इस तरीके से ये कंडीशन भी हो सकती है। तो चलें अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। आप सिंध से हैं, फेडरल से हैं, केपीके से, बलोचिस्तान से, तो सारे बच्चे यहाँ से कॉन्सेप्ट हासिल कर सकते हैं क्योंकि हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स और एमसीक्यूज के लिए व्हाट्सएप चैनल टीच दो को ज्वाइन कीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है? बच्चों हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ लिया है जिसके अंदर हमारा स्किन था, सीलिया था और म्यूकस था। अभी हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्यों काम आता है? जब हमारी स्किन जो है वो टूट जाती है, स्किन किसी जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट की वजह से, मैं ब्लैक मार्कर ले लूं यहाँ पर, कोई भी एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में कोई इंजरी हो गई, सो स्किन हमारी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। सो जब स्किन हमारी टूट जाती है तो वो डिफेंस खत्म हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। जब स्किन टूट जाए तो वहां पर इनकाउंटर हो जाते हैं ताकि वो जो स्किन है वो खराब ना हो, दोबारा से आ सके। तो वहां पर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर काम आते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये व्हाइट जो ब्लड सेल्स हैं, यही ये जो है वो दोबारा से हमारी स्किन को मैच्योर करवाएंगे। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वहां पर आ जाएंगे और वो रिकॉग्नाइज करेंगे और किल करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द फेगोसाइटोसिस। किल करेंगे जो भी जरासीम वरासीम उस जख्म के ऊपर हो जाएंगे। सो जख्म पर ज्यादा ना फैले तो वहां पर व्हाइट ब्लड सेल सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस शुरू हो जाता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास फेगोसाइटोसिस और एक साइटोटॉक्सिसिटी आती है। ये दोनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। पहले हम फेगोसाइटोसिस के पार्ट को पढ़ेंगे जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, फिर हम पढ़ेंगे साइटोटॉक्सिसिटी को। पहले आप फेगोसाइटोसिस को समझ लें। फेगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जब जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो किस्म है व्हाइट ब्लड सेल्स की, ये व्हाइट ब्लड सेल की किस्म है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजी, डेंड्रिटिक सेल, ये किस्म है व्हाइट ब्लड सेल्स की। ये हमारे पास क्या, फेगोसाइटोसिस ऐसा प्रोसेस जिसमें किस्म के टाइप्स के जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो डाइजेस्ट करें। कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो बॉडी के अंदर एंटर हो गए हैं तो उन्हें डाइजेस्ट करेंगे, इनगल्फ करेंगे। वो कौन करेंगे, आपके फेगोसाइटोसिस करेगा। उसके बाद फेगोसाइटोसिस अकेला ये सारा काम नहीं करता, इसके अंदर काफी सेल्स है जो इसकी मदद करते हैं। एक न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स जो होता है मोस्ट अबंडेंट जो आपका ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का 15 से 70% जो हिस्सा होता है वो ये वाला जो टाइप है व्हाइट ब्लड सेल का उसके अंदर आता है। ये मोस्ट अबंडेंट है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसकी स्टूडेंट्स 3 लोब्स होती हैं अगर वो मेच्योर हो, या कई कई बच्चे इसकी क्या होती हैं, 5 लोब्स होती हैं न्यूट्रोफिल्स की। अब जो न्यूट्रोफिल्स है ये नॉन स्पेरिकल होता है, ये ऐसे स्पेरिकल नहीं होता, ये नॉन स्पेरिकल है। उसके बाद इसकी जो जिंदगी होती है वो बहुत छोटी होती है। जब वो बड़ा हो जाता है तब वो मेच्योर होने के बाद उसका जो लाइफ स्पेन होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है न्यूट्रोफिल का। उसके बाद इसकी जो मेजोरिटी की बात करें तो मेजोरिटी में ये ब्लड के अंदर फिरते रहते हैं और ब्लड के अंदर चक्कर लगाते लगाते अपने आप को ही बढ़ाते जाते हैं। और वहां पर ये बैक्टीरिया को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि अगर कोई बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ गया है तो बैक्टीरिया को ये रिकॉग्नाइज करेंगे। बैक्टीरिया के पास उनकी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन, या फिर उनकी फ्लैजिला से उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे क्योंकि उनके जो उनके लिपोप्रोटीन से करेंगे। तो इससे ये क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद न्यूट्रोफिल जो है वो फॉरेन पार्टिकल आ गया, उसे पता चल गया है
तो वो जो न्यूट्रोफिल है वो अपने लाइसोजाइमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को फेंकेगा और उसको मार देगा। पहले क्या करेगा, अगर ये फॉरेन पार्टिकल है उसके अंदर अपने लाइसोसोमल एंजाइम्स को, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को फेंकेगा और उसे क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये फंक्शन है न्यूट्रोफिल का। उसके बाद हमारे पास है मोनोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स होते हैं वो सिंगल बीन शेप होते हैं, एक बीन सी शेप होती है, कुछ इस तरीके की बीन सी शेप होती है इनकी और इनका न्यूक्लियस। अब ये नॉन ग्रेनुलेटेड इनका साइटोप्लाज्म होता है। क्यों ये मोनोसाइट नॉन ग्रेनुलेटेड होते हैं? क्योंकि इनके अंदर लेक ऑफ पिगमेंट्स, इसमें पिगमेंट नहीं होते और ना ही साइटोप्लाज्म होता है। इस वजह से जो मोनोसाइट्स है वो नॉन ग्रेनुलेटेड है। उसके बाद ये ओरिजिनेट होते हैं माइलोइड स्टीम सेल्स। अब स्टीम सेल्स आपकी बोन्स के अंदर पाए जाते हैं। बोन के अंदर क्या पाए जाते हैं? स्टीम सेल पाए जाते हैं। और जब स्टीम सेल्स आपस में मिलते हैं तो हड्डी को बनाते हैं। इस तरीके की बच्चों आपकी जो बोन्स होती हैं उन्हें बनाते हैं। सो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? ये वाले सेल मोनोसाइट से होते हैं। उसके बाद इनका जो एवरेज, इनकी जो जिंदगी होती है वो 2 से 5 दिनों तक की होती है। किसी की 2 दिन होती है, किसी की 5 दिनों तक होती है। उसके बाद याद रखिएगा ये ब्लड में घूमते रहते हैं और अपने अपने साइज को ग्रो करते रहते हैं। उसके बाद आपके पास है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस ये कहाँ से ड्राइव्ड हुए हैं? ये आपके मोनोसाइट से ही ड्राइव्ड हुए हैं। उसके बाद बच्चों ये भी नॉन ग्रेनुलेटेड है, इनके पास भी लेक ऑफ पिगमेंट्स और लेक ऑफ क्या है, साइटोप्लाज्म है। उसके बाद अगर बात करें, ये लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स है। सबसे ज्यादा तो लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, वो है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें से बनते हैं। ये मैक्रोफेजेस बहुत ना घुमाने वाला है टॉपिक। उसके बाद आपके पास ये इनकी होर्सशू शेप है। जैसे कि आपने देखा होगा घोड़े के पाँव, घोड़े की ऐसे लगता है जैसे घोड़े ने चप्पल पहनी होती है। वो नीचे से जो घोड़े की आप देखते हैं फुट, ब्लैक ब्लैक कलर की आप देखते हैं फुट, वो उस तरीके की इसकी शेप होती है, होर्सशू शेप। ये क्या करते हैं? सर्कुलेटेड करते हैं, ये मोनोसाइट सर्कुलेट करते हैं। समटाइम ये सर्कुलेट करते रहते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं और ब्लड के अंदर सर्कुलेट करने के बाद ये वहां से छोड़ जाते हैं और एंटर हो जाते हैं लिम्फेट टिश्यू के अंदर। कौन? मैक्रोफेजेस। इनके अंदर बच्चों ये एबिलिटी होती है, ये अडेप्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक टिश्यू को। कैसे इनके पास एबिलिटी होती है? अगर स्टूडेंट्स ये हमारी जो थैलियां हैं एल्वेलाई के अंदर अगर ये प्रेजेंट है तो ये कहलाएंगे एल्वेलाई मैक्रोफेजेस। अगर ये लिवर के अंदर प्रेजेंट है तो ये जो है इनके पास, क्योंकि एबिलिटी होती है स्पेसिफिक टिश्यूज की। अगर ये स्टूडेंट्स लिवर के पास है तो ये कफर सेल, कफर मैक्रोफेजेस कहलाएंगे, कफर मैक्रोफेजेस। और अगर ये हमारे सीएनएस के अंदर है, सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर है, तो ये कहलाएंगे माइक्रो गिलाय मैक्रोफेजेस। तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद याद रखिएगा और आगे अगर चलें, दे कैन नॉट अ फेगोसाइटोसिस। ये सिर्फ फेगोसाइटोसिस ही नहीं करते बल्कि ये रिमूव करते हैं जो, अब देखें, एंटी एपीसी, एंटी प्रेजेंटेज जो सेल्स होते हैं, जो जो भी एंटीजन है उसे रिमूव करते हैं। अगर उस सेल के अंदर एंटी प्रेजेंटेज सेल मौजूद है तो वो उस सेल को कुछ नहीं करेंगे, अगर उसके बाद मौजूद नहीं है तो उसे वो खत्म करेंगे। उसके बाद एंड आल्सो रिलीज अ सिग्नल, ये एक सिग्नल को भी रिलीज करेंगे। अब बच्चों जैसे ही इन्होंने उस सेल को रिमूव कर दिया, अब इसने बाकी सेलों को बताना है कि मैंने इसको खत्म कर लिया, वरना जो बाकी सेल है वो अपने ही सेल के अंदर नुकसान पहुंचा से, जिससे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। इस वजह से वो उसे बताते हैं। उसके बाद इसने इसको किल कर लिया है ये वाले सेल ने, अब बताएगा, सिग्नल देगा, सिग्नल देगा और सिग्नल देने के बाद पता चल जाएगा कि इस जो हमारे पास वायरस बैक्टीरिया का किस्सा खत्म हो गया है। तो इस वजह से ये सीक्रिएट करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को भी। ऐसे ही बच्चों एक आप लोगों के पास आता है इसके अंदर ही, जिसको आप कहते हैं डेंड्रिक सेल। तो जरा हम इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। अब डेंड्रिक सेल को लिखना नहीं है आप लोगों ने, सिर्फ सुनना है यहाँ पर आप लोगों ने। अगर हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट डेंड्रिक सेल की, ये भी फेगोसाइटोसिस के अंदर ही आता है। डेंड्रिक जो सेल्स होता है ये आपने याद रखनी है, ये एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती है, या साइटोप्लाज्मिक क्या होती है, लॉन्ग एक तरह की क्या होती है, चेन होती है।
ये चीज आपको क्लियर है। अब डेंड्रिटिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनको बताना जरूरी होता है कि वो वाला जो एंटीजीन है या तो वो जो पैथोजीन है उसको हमने मार दिया है। तो डेंड्रिटिक सेल के अंदर होते हैं टी सेल। तो टी सेल को हम इन्फॉर्म करना होता है। तो इनको इन्फॉर्म करने के लिए आखिर आएगा कौन? आएगा मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस है, ये आपके पास डेंड्राइट सेल है। ये क्या है? मैक्रोफेजेस है। अब मैक्रोफेजेस से बताएगा, इसके अंदर पिक्चर बनेगी कि मैंने उस एंटीजीन को ऐसे मारा है, वो उसे बता भी देगा। फिर मैक्रोफेज तब तक जिंदा रहेगा जब तक कि वो डेंड्रिटिक सेल को ना बता दे। मैक्रोफेजिस कोशिश कर करके डेंड्रिटिक सेल के पास जाएगा, उसको इन्फॉर्म करेगा कि मैंने मार दिया है, उसके बाद ये खुद मर जाएगा। सही है। सो स्टूडेंट्स, ये चीजें हैं आप लोगों ने याद रखनी है। इसमें से एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं कि कौन सा मोनोसाइट सिंगल शेप है, कौन सा होनो जो है फेगोसाइटोसिस वो होशू शेप है, कौन सा नॉन स्पेरिकल है। तो ये सारे जो एमसीक्यूज है ये इस तरीके से आपका जो टेस्ट है उसके अंदर ये आ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप इसे जितना ज्यादा डिटेल में मैं इसे स्टडी करवाती जाऊंगी आपको फायदा होता जाएगा। अब एमसीक्यूज इसमें से बहुत ज्यादा आ सकते हैं, याद रखिएगा। किसकी अंदर एबिलिटी होती है अडेप्ट करने की स्पेसिफिक टिश्यू? व्हाट टाइप ऑफ पूछा जा सकता है? फेगोसाइटोसिस टू एबिलिटी टू अडेप्ट टिश्यू, ये तो लाजमी आ सकता है टिश्यू। तो आपने याद रखना है, ए ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है मोनोसाइट्स, बी ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है मैक्रोफेजेस, या फिर आपको दिया जा सकता है न्यूट्रोफिल, या फिर आपको दिया जा सकता है डी में नन भी दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा, जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अडेप्ट कर सके टिश्यूज को, तो वो आप लोगों के पास क्या होते हैं? मोनोसाइट्स होते हैं। ऐसे एमसीक्यूज आपसे बन के आ सकते हैं। और इसमें से ऐसा कौन सा एमसीक्यूज है जो आ सकता है? देखिए, आपको कॉम्बिनेशन में भी एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं। कॉम्बिनेशन में कैसे? व्हाट, यहाँ पर मैं अगर इसके अंदर थोड़ी सी इंक पिला दूं इसे, ये मर रहा है बेचारा। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, व्हाट टाइप ऑफ फेगोसाइटोसिस आर ग्रेन्युलेटेड, या आप कह सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल टाइप में से कौन से आर ग्रेन्युलेटेड है? अब ए में आपसे पूछा जा सकता है न्यूट्रोफिल, बी में आपसे पूछा जा सकता है मोनोसाइट्स, सी में आपसे पूछा जा सकता है मैक्रोफेजेस, डी में आप लोगों से पूछा जा सकता है बी एंड सी। अब स्टूडेंट्स, ये तो पक्का एमसीक्यूज इसमें से आ सकता है। ये बताएं कौन से टाइप की फेगोसाइटोसिस है जो अग्रेन्युलेटेड है, यानी लेक ऑफ पिगमेंट्स और लेक ऑफ साइटोप्लाज्म। तो याद रखिएगा, वो आपके पास मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रोफिल होता है वो ग्रेन्युलेटेड होता है। याद रखिएगा, इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, प्लस में आपके पिगमेंट भी क्या होते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी एंड सी। इसमें से बच्चे यही एमसीक्यूज आ सकते थे, क्योंकि और जो है वो बकवास नहीं दी जाएगी, सीधा काम की बात पूछी जाएगी। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन ओरिजिनेट होते हैं माइलोइड स्टीम सेल से? याद रखिएगा, मोनोसाइट्स होते हैं। ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से हर साल एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद ये चीज आपको क्लियर हो गई ना स्टूडेंट्स? ये आप लोग देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम साइटोटॉक्सिसिटी पे चलते हैं, उसके एमसीक्यूज भी ऐसे ही करेंगे सॉल्व। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं, जैसा कि हमने पढ़ा सेकेंड लाइन ऑफ जो डिफेंस था उसके अंदर हमने पढ़ा फेगोसाइटोसिस को। सही। अब उसका सेकेंड पार्ट जो है वो है साइटोटॉक्सिसिटी। अब साइटोटॉक्सिसिटी क्या है इसको भी हम डिटेल के अंदर स्टूडेंट्स कवर करेंगे। देखिए, साइटोटॉक्सिसिटी एक तरह की एबिलिटी होती है सब्सटेंस की। अगर सर्टेन सेल जो हैं वो डैमेज हो गए हो बॉडी के अंदर, या फिर डेथ हो गई हो उनकी, जो कि टारगेट सेल की, तो उस बुनियाद पे
उस वजह से ये रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिसिटी। और साइटोटॉक्सिसिटी के अंदर आपके पास दो सेल्स आते हैं, एनके सेल नेचुरल किलर सेल, और दूसरा आपके पास आता है टीसी सेल जिसको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक सेल। सो ये दोनों सेल इसके अंदर आते हैं। ये एक तरह की बॉडी की एबिलिटी होती है कि एक टारगेट सेल के अगेंस्ट काम करना। अगर वो खराब है उसे वहां से रिमूव करने के लिए अलग अलग चीजों से उसे मारना। सही। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास क्या है, नेचुरल किलर सेल। याद रखिएगा, नेचुरल किलर सेल एक तरह की टाइप होती है लिम्फोसाइट्स की, जो कि वायरली जो इन्फेक्टेड सेल्स है उन्हें डिटेक्ट करती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई कैंसर सेल है, कोई ट्यूमर सेल है, तो उसे डिटेक्ट करेगी और बताएगी आगे वालों को। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, दे डू नॉट एनी एंटी प्रेजेंटेड सेल, इनके ऊपर कोई भी एंटी प्रेजेंटेड जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। ऐसा ही है, दे डू नॉट नीड टू एक्टिवेशन टू एंटीजन प्रेजेंटेड सेल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। ये चीज आपने याद रखनी है, जो क्या है नेचुरल किलर सेल। अब मैंने तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है, लेकिन सारी बातें मैं यहाँ पर करूंगी एनके सेल की। अब बच्चों यहाँ पर देखें, जो नेचुरल किलर सेल है उनका नाम नेचुरल किलर सेल क्यों है, ऐसा नाम क्यों है? दूसरा भी तो नाम इसे दे दिया जा सकता था ना। इस वजह से है स्टूडेंट, जैसे कि एक पुलिसमैन है, एक आदमी की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, एक आदमी है, एक पर्सन आया है जिसने जाना है हैदराबाद, लेकिन उसको फॉर एग्जाम्पल कहीं भी जाने में, तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल देने में क्या ही शर्म। तो यहाँ पर जो पर्सन है इसे जाना है हैदराबाद फॉर एग्जाम्पल, तो ये पर्सन ने पुलिसमैन को थोड़ा उस पर्सन के ऊपर शक हो रहा है, तो वो उसके पास क्या देगा, उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड देखेगा। ऐसे स्टूडेंट, अगर कोई जरासीम है, वैसे देखो जो बॉडी के सेल्स होते हैं ना, बॉडी के सेल, उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक याद रखिएगा, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो इनकी बॉडी के सेल्स होते हैं, एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं मेजर हिस्टोकॉम्पिटिबिलिटी 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 बिलिटी, इसे हम कहते हैं फैक्टर, इसको हम कहते हैं MHFB कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी के ऊपर, ये सेल के ऊपर ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब ऐसे ही ये जो पर्सन है, इसकी जैसे पुलिसमैन इसको चेक करा है उसके आइडेंटिफिकेशन कार्ड से, ऐसे ही हमारे जो सेल है, सेल के ऊपर उनका एक रिसेप्टर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं मेजर हिस्टोकॉम्पिटिबिलिटी फैक्टर। ये तो मेजर हिस्टोकॉम्पिटिबिलिटी फैक्टर है, अगर किसी बॉडी के सेल के ऊपर वो मौजूद नहीं है, अगर मेजर हिस्टोकॉम्पिटिबिलिटी फैक्टर अगर किसी सेल के अंदर मौजूद नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुने, मौजूद नहीं है, तो वो क्या करेगा, तो स्टूडेंट्स उसी वक्त ये अपने एक प्रोटीन को रिलीज करेगा और एक एंजाइम को, उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। ये कौन से प्रोटीन को बुलाएगा, वो है परफोरिन, परफोरिन को बुलाएगा। और परफोरिन क्या है स्टूडेंट, एक तरह का प्रोटीन है, क्या एक तरह का प्रोटीन है, ये चीज आपने याद रखनी है। प्रोटीन क्या करेगा, जिसके अंदर मेजर हिस्टोकॉम्पिटिबिलिटी फैक्टर नहीं है, उसकी वेरिफिकेशन कार्ड नहीं है, तो वो उसको क्या कर देगा, ये पोर्स कर देगा, इस सेल के ऊपर छोटे छोटे पोर्स कर देगा। उसके बाद हमारा जो एनके सेल है वो बताएगा कि इस बेकार एंटीबॉडी फॉरेन पार्टिकल, ये जो फॉरेन पार्टिकल है इसकी मैंने पोर्स कर दी हैं। अब ये अपने एंजाइम को बुलाएगा जो इसकी कंप्लीटली क्या करा देगा, लाइसिस, इसे ब्रेक कर देगा। उस एंजाइम का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है ग्रेनजाइम। ग्रेनजाइम क्या करेगा, ये टोटली एक तरह का एंजाइम होगा जो क्या करा देगा, उस फॉरेन पार्टिकल की लाइसिस करवा देगा, उसे क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। आई होप ये आपको नेचुरल किलर सेल जो है वो समझ आया हो। ऐसे ही स्टूडेंट्स ये प्रोसेस होता है, ऐसे ही हम पढ़ेंगे यहाँ पर साइटोटॉक्सिक सेल को। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया हो। 1 2 3 एंड आई एम रिमूविंग। सो यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब गौर से स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पर देखना है इसको। सो यहाँ पर आप देखते जाएं। सो ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे पास क्या है, साइटोटॉक्सिक सेल। साइटोटॉक्सिक सेल ये रिकॉग्नाइज करता है ट्यूमर सेल को। अगर कोई बॉडी है, बॉडी के अंदर ट्यूमर सेल है,
या फिर कोई कैंसर सेल है, तो इसे क्या करेगा, इजिली स्टूडेंट्स क्या करेगा, पहचानेगा, पहचानेगा ये। अगर वो है तो उसी वक्त वो रेस्पॉन्स करेगा। तो उसके लिए बच्चों याद रखिएगा, ये जो मैंने एक बात आपको बताना है कि जो आपके पास सर एनके सेल है और जो आपके पास साइटोटॉक्सिक सेल है, ये दोनों कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, आखिर ये किसका तो हिस्सा होंगे। तो ये दोनों किसके अंदर होते हैं, बोन मैरो के अंदर होते हैं। दोनों किसके अंदर होते हैं, बोन मैरो के अंदर होते हैं। और बच्चों ये आपके जो एनके सेल है ना, एनके सेल, एनके सेल वो ब्लड के अंदर ही क्या हो जाते हैं, मतलब कि मूव कर करके क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, यानी कि वो मेच्योर हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो आपके साइटोटॉक्सिक सेल हैं वो पहले कहाँ होते हैं, बोन मैरो में। बोन मैरो के बाद वो सबसे पहले वो ब्लड से निकल के, बोन मैरो ब्लड से निकल के, तो ब्लड से निकलने के बाद स्टूडेंट वो मेच्योर नहीं होते, वो जैसे ही पैदा होते हैं, यहाँ पर बड़े होते हैं, तो वो जाते हैं थाइमस ग्लैंड में। इसमें जाते हैं स्टूडेंट, थाइमस ग्लैंड में जाते हैं, और थाइमस में जाने के बाद फिर वो जब ब्लड में जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। ये चीज मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे आपने याद रखनी है। आई होप आपको इन दोनों सेल का कॉन्सेप्ट समझ आया हो। ऐसे ही बच्चों, ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ये थाइमस ग्लैंड में जाएंगे, फिर ब्लड में जाएंगे, फिर ये मेच्योर हो जाएंगे। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ पर एक कैंसर का सेल है, और यहाँ पर जो रिसेप्टर है वो क्या होगा, CD8। ये चीज आपने याद रखनी है बच्चों। तो ये क्या करेंगे मैम, व्हाट हैव यू, ये आगे क्या करना चाहेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखना है यहाँ पर इस जो है सेल, उसे यहाँ से क्या करेंगे, पहचान लेंगे सही को रिसेप्टर को। अब स्टूडेंट्स अगर वो है तो वो इसके पास क्या होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स 1, एक कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 1 में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड सेल, लेकिन याद रखिएगा उसमें मैक्रोफेज नहीं होता। उसके बाद स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर क्या होते हैं, केमिकल सिग्नल्स होते हैं। और जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं, जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों के पास ये दो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और मैं आपको बताती हूँ ये कौन है। ये केमिकल सिग्नल्स किसको देगा, इसको हम कहते हैं डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल को ये सिग्नल देगा, और याद रखिएगा ये देगा टी हेल्पर सेल को सिग्नल देगा कि बॉडी के अंदर ये ट्यूमर का एंटीजीन आ गया है, यानी कि पैथोजीन आ गया है, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है। तो ये किसको इन्फॉर्म करेगा, टी हेल्पर सेल को और डेंड्रिटिक सेल को इन्फॉर्म करेगा कि बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। बट वो केमिकल सिग्नल को क्या बोलेंगे, जो केमिकल सिग्नल, मैं दोबारा से स्टूडेंट बताऊंगी, जो केमिकल सिग्नल यहाँ पर सीक्रिएट होता है, उस सिग्नल को स्टूडेंट हम कहते हैं साइटोकाइनेस। साइटोकाइनेसिस आप लोग कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। वो जो इसको बताएंगी कि कॉम्प्लेक्स 2 बताएगा, कॉम्प्लेक्स 2 बताएगा कि बॉडी के अंदर ये बेकार एंटीजीन या पैथोजीन आ गया है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, बॉडी इन्फॉर्म करेगी। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने किसी के घर मेहमान बनकर जाना होता है, तो हम उसे इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम अगले दिन आपके घर आएंगे, तो वो पहले से थोड़ा सा सतर्क हो जाता है कि वो कल आ रहे हैं, तो मैंने इस तरीके से यानी कि उसकी दावत करनी है। इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो एक तरह का सिग्नल, एक तरह की दावत देता है कि भाई आ जाओ, नहीं तो बॉडी के अंदर बहुत काला मुंह कर दिया जरासीमों ने। तो यहाँ पर डेंड्रिटिक सेल और टी हेल्पर सेल को ये बताएंगे। तो टी हेल्पर सेल और डेंड्रिटिक सेल आगे उनको क्या सिक्रिएट करेगा, तो आगे पैथोजीन जो इंटर हुई है उनके जो बरक से उनको मारने के लिए एक रेस्पॉन्स पैदा करेगा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंटरफेरोन गामा में यहाँ पर लिख देती हूँ। स्टूडेंट टेंशन मत लीजिएगा, ये क्या है, ट्यूमर नेक्रोसिस, इसे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, फैक्टर। ये क्या है माय स्टूडेंट्स, ट्यूमर न्यूक्लियोसिस फैक्टर। उसके बाद ये IFN का मतलब क्या है फ्यूचर डॉक्टर्स, तो यहाँ पर ये इंटरफेरोन यहाँ पर हमारे पास है गैमा, इंटरफेरोन गैमा। तो ये चीज आपने याद रखनी है, क्लियर है। ये पैथोजीन के बरक्स उसको मारने के लिए दो रेस्पॉन्स पैदा करेगा, एक है ट्यूमर न्यूक्लियोसिस फैक्टर, दूसरा इंटरफेरोन गैमा। ये चीज आपको क्लियर हो गई, बिल्कुल। उसके बाद ये जो सेल है मैक्रोफेज जो है,
ये जो आपके याद रखिएगा डेंड्रिटिक सेल है उसको इतने काबिल बना देंगे ताकि वो बॉडी को इम्यून रेस्पॉन्स दे। सही है। उसके बाद दे रिलीज, तो उन सबको पता चल गया, उन सबको बता दिया, सारे रेडी हो गए इस पैथोजीन, ये जो जरासीम है इसको मारने के लिए। सही, रेडी हो गए। अब रेडी होने के बाद ये भी बिल्कुल नेचुरल किलर सेल जैसा काम करेंगे। मेरे बच्चे ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये वही काम करेंगे, ये बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे, इंटरफेरोन प्रोटीन को बुलाएंगे। उसके बाद ये बुलाएंगे ग्रेनजाइम को। ग्रेनजाइम क्या है, एक तरह का एंजाइम है, उसको ये क्या करेंगे, बुलाएंगे। ये क्या करेगा, वो जो फॉर एग्जाम्पल पैथोजीन है, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर देखें फॉर एग्जाम्पल ये एक तरह का क्या है, पैथोजीन है। अब सारों को रेस्पॉन्स मिल चुके हैं, सारे रेडी हैं इस जरासीम को खत्म करने के लिए, लेकिन मैम इसे करेंगे कैसे, आप फोटो लेंगे, चले नो। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, वो क्या करेंगे, परफोरिन प्रोटीन फेंकेंगे उसको खत्म करने के लिए। मेरे बच्चे क्या फेंकेंगे, परफोरिन प्रोटीन्स, परफोरिन प्रोटीन्स फेंकेंगे, और उसके बाद वो जो जरासीम है उसको क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसकी लाइसिस कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगी बस आप लोगों के लिए। देखो बोर्ड आपको क्लियर नजर आ रहा है, तो बिल्कुल क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखना है जो जो मैंने चीजें लिखी है वो अपने नोट्स के अंदर लिखते जाएं। वैसे आपके जो एमडी गेट का टेस्ट है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो चलिए साइटोटॉक्सिसिटी, बच्चों ये एक तरह की एबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है टारगेट सेल को खत्म करने की, सही, जरासीम को मारने की, पैथोजीन को खत्म करने की। तो वो इसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं। याद रखिएगा मेरे बच्चे, ये एक तरह के टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट, जो कि इनके ऊपर कोई एंटी प्रेजेंटेड सेल नहीं होता, जैसे कि मैक्रोफेजेस में एंटी प्रेजेंटेड सेल मौजूद था, इसके ऊपर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि याद रखना पड़ेगा आपको। बच्चा आगे देखें, ये अगर फॉर एग्जाम्पल इसका नाम क्यों है नेचर किलर सेल, मैंने आपको बता दिया, जैसे कि पुलिसमैन कोई भी जो आदमी है उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसका कार्ड लेता है, शिनाख्ती कार्ड लेता है कि ये बंदा कहाँ है, इसका खानदान क्या है, ये क्या काम करता है, इसका फ्यूचर क्या है, इसकी एज क्या है, तो पुलिसमैन ये चेक करता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर भी हमारी पुलिस ऑफ द बॉडी बैठे हैं, व्हाइट ब्लड सेल बैठे हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर, हमारे पूरे जिस्म के अंदर। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, तो वो फॉर तो इस तरीके से बच्चों वहां पर अगर कोई बीमारी है, अगर वहां पर कोई बीमारी है तो वो क्या करेंगे, तो वो बच्चों प्रोटीन को बुलाएंगे। अगर जो पैथोजिन प्रेजेंट है, प्रोटीन को कौन सा बुलाएंगे, याद रखिएगा यहाँ पर हमारे पास है एंजाइम जो है वो ग्रेनजाइम है, और उसके बाद हमारे पास प्रोटीन जो है वो परफोरिन प्रोटीन है। कौन सा है, परफोरिन प्रोटीन को बुलाएंगे और वो उसमें पोर्स करेगा, और ग्रे एंजाइम उसकी क्या कर देगा, लाइसिस कर देगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स 2। अब कॉम्प्लेक्स 2 थोड़ा सा अलग है, मैंने आपको बताया भी था। कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर ब्लड मूव करता है। देखिए बोन मेरो के अंदर दोनों सेल्स होते हैं, एनके सेल भी होते हैं, टीसी सेल भी होते हैं, लेकिन बच्चों ब्लड के अंदर ये इजिली मैच्योर हो जाते हैं, कौन, एनके सेल। लेकिन टीसी सेल को पहले थाइमस में जाना पड़ता है, उसके बाद ब्लड में जाके ये मैच्योर हो जाता है। ये डिफरेंस भी आपने याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि नेचुरल किलर सेल को हम नेचुरल किलर सेल क्यों कहते हैं, व्हाई मैम यू से द नेचुरल किलर सेल, ये भी चीज आपने याद रखनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय बच्चे, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर ये भी एक तरह का केमिकल सिग्नल होता है। याद रखें, कोई भी जरासीम, कोई भी कैंसर सेल, कोई भी पैथोजीन, एड्स की बीमारी काज करने वाला कोई भी यहाँ पर आ गया तो ये क्या करेंगे, ये सबसे पहले सिग्नल देंगे, किसको, डेंड्रिटिक सेल को, टी हेल्पर सेल को। उसके बाद ये दोनों सिक्रिएट करेंगे ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरफेरोन नेक्रोसिस गामा। उसके बाद ये सेल जो मैक्रोफेज है ये आगे डेंड्रिटिक सेल को एक्सचेंज करेंगे इम्यून रेस्पॉन्स को। तो वो क्या करेंगे, वो उस पैथोजिन को खत्म करने के लिए परफोरिन प्रोटीन जो कि उसके अंदर पोर्स क्रिएट करेगा, और वो क्या कर देंगे, ग्रेन एंजाइम के जरिए उसको खत्म कर देंगे। अब मैम बताएं इसमें से एमसीक्यूज क्या आ सकता है, तो चले स्टूडेंट मेडिकल डॉक्टर्स, तो यहाँ पर देखें आप लोग। उसके बाद यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगी, जी हाँ, आपसे पूछा जा सकता है
कि एंटीजीन प्रेजेंटेड सेल कहाँ पर मौजूद नहीं होता है। तो आपने याद रखना है वो कौन सा है, वो है हमारे पास एनके सेल। दिस इज एनके सेल बस। और यहाँ पर आपने कॉम्प्लेक्स याद रखना है क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो रही है, तो अब हम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स की। आई होप ये आपने देख लिया हो, आई कैन रिमूव इट। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन की, इसको रिमूव कर देते हैं। अब चलते हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन की तरफ। गौर से कॉन्सेप्ट को समझना है। आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन करें, वहां पर आपको एमसीक्यूज मिलते रहते हैं रोज। तो ये चीज आपको मैंने बता दी है। तो चलें आगे चलते हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। अब आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि आपके पास प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स कौन से हैं। प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, अब मैम मायने बता दे, आपने नाम लिखा है बच्चों। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है हिफाजती, हिफाजत वाले, हिफाजत हिफाजत वाले प्रोटीन्स, हिफाजत वाले प्रोटीन्स। अब फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर अगर वो प्रोटीन सेल्फ है, अगर वो आपके अपने हैं, तो आपकी बॉडी उनके अगेंस्ट अगेंस्ट नॉट फाइट, उसके अगेंस्ट वो कोई भी लड़ाई नहीं करेगी, कोई भी सेल्स को नहीं बुलाएगी। अगर कोई प्रोटीन है वो नॉन सेल्फ है, यानी कि उसे आप जानते नहीं है, फॉर एग्जांपल वो क्या है, पैथोजीन है, कोई जरासीम है, कोई एंटीजीन है, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी काम करेगी, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या करेगी माय स्टूडेंट्स, वर्क करेगी और इसे क्या करेगी, खत्म करेगी। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकिंग्स। सो स्टूडेंट्स अगर ये होंगे तो वो वही काम करेगी, इम्यून रेस्पॉन्स देगी, इम्यून रेस्पॉन्स देगी, वहां पर बुलाएगी आपके डेंड्रिटिक सेल को बुलाएगी, टी हेल्पर सेल को बुलाएगी। सही, तो ये सारी चीजें आपने याद रखी। फिर ये इसमें से जो आप लोगों के पास है डेंड्रिटिक सेल, वो इम्यून रेस्पॉन्स को पैदा करेगा और फिर से बुलाएगा हमारे प्यारे शहजादों को। एक है परफोरिन, जो क्या है एक तरह का प्रोटीन, प्रोटीन ये क्या करता है, पोर्स को क्रिएट करता है। कोई भी पैथोजन के अंदर आपको बताया, ये इसके अंदर क्या कर देगा, सुराख पैदा कर देगा। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेन्जाइम। दिस इज व्हाट, ग्रेन्जाइम। ये एक तरह का क्या है मेरे बच्चे, ये एक तरह का एंजाइम है। ये क्या करता है मैम, व्हाट हैव यू से, मैम टीच दो। सो यहाँ पर स्टूडेंट ये क्या करता है, इसको खत्म कर देता है। दिस इज एंड अवर योर चैप्टर, इस चैप्टर का एंड कर देता है ये। आई होप आपको प्रोटेक्टिव प्रोटीन का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया हो। अब हम चलते हैं इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स की तरफ, कि हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं देख लूं आपको बोर्ड क्लियर नजर आ रहा था, हाँ बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे चले हैं, तो आपने इसको देखते जाना है। आज इम्यूनिटी के चैप्टर का भी हम एंड कर देंगे, जैसे कि हमने काफी चैप्टर्स का एंड किया है। अब हमारे पास है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। अगर पीएमडीसी का सिलेबस बायोलॉजी का माशाल्लाह से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, बायो आसान थी, इस वजह से मैंने बोला पहले पढ़ा दी जाए, क्योंकि बायो का ज्यादा स्कोर है आपके एमडी गेट के अंदर। अगर सीट को लेना है तो ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आपकी बॉडी के अंदर कैंसर के सेल हैं या फिर ट्यूमर के सेल हैं, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी एक रेस्पॉन्स को शो करेगी। वो रेस्पॉन्स होता है सूज जाना। वहां से जहां पर आपके कैंसर सेल है, जहां पर आपके बेकार सेल हैं, तो वो जगह आपकी सूज जाएगी। क्यों सूजेगी, क्योंकि वहां पर आपके उस बीमारी को खत्म करने के लिए व्हाइट ब्लड सेल उस जगह पर आके क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। और जैसे उस जगह पर बैठेंगे तो वहां पर एक पस सा फील हो जाएगा, जो कि एक तरह का गंदगी वाला क्या होता है, एक तरह का पानी होता है। अब मैंने शुरुआत कर ली है, अब आपको बताती हूँ। स्टूडेंट जैसे ही ये गंदे पैथोजन या कोई भी सेल है या कोई बीमारी है जो आपकी बॉडी के अंदर होने वाली है, तो वो इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म करने के लिए वहां पर जो इन्फ्लेमेशन है वो काज हो जाएगी। इसके बच्चों दो तरह के टाइप होते हैं, दो तरीके से होता है। एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक। अब एक्यूट और क्रोनिक बिल्कुल ऐसे ही है, तो चले हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। टू टाइप्स होते हैं इनके, एक्यूट और टाइप ऑफ क्रोनिक, बिल्कुल इन्फ्लेमेशन के। अब स्टूडेंट्स एक्यूट जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होती है,
इतनी मतलब कि ये नहीं चलती, नहीं चलती इतनी। एक्यूट, एक्यूट में क्या हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, वो जगह सूज जाती है, वहां पर थोड़ा थोड़ा पेन भी होता है। सही, तो ये वाले होते हैं। और कुछ ऑर्गन्स को वो क्या करती है, ये क्रोनिक जो है इन्फ्लेमेशन, ये जो वहां पर पैथोजन इफेक्ट भी करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म तक रहती है, लॉन्ग टर्म तक रहती है। और लॉन्ग टर्म तक रहती है, ये बॉडी के अंदर काज करती है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर और एलर्जी को काज करती है। किसको काज करती है, एलर्जी को भी ये काज करती है। अब स्टूडेंट, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर क्या होता है बच्चों, ये हार्ट का डिसऑर्डर होता है। वो इतने ज्यादा खतरनाक जरासीम होते हैं कि अगर ये वाली हो जाए और डॉक्टर को के पास हम ना जाएं तो क्या होगा, यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, हार्ट की बीमारी हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स, अगर वहां पर कोई चीज है, अगर मैं आपको पूरी मतलब के घुमाऊं, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हैंड है, दिस इज माई हैंड, दिस इज माई हैंड, ये मेरा हाथ है। देखिए स्टूडेंट्स, मैम आपने कितनी उंगलियां बना दी, 5 होती है, 5 ही बनाई है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, गौर से देखना है, दिस इज योर 5 फिंगर्स। अब ये जो आपकी 5 फिंगर्स है, याद रखें गौर से, मेरी इस फिंगर के ऊपर पिन, पिन क्या हो गई, लग गई, मेरी उंगली के ऊपर एक पिन लग गई है, वहां से मेरी स्किन क्या हो गई है, टूट गई है, वहां से मेरी स्किन क्या हो गई है, टूट गई है। तो जैसे ही वहां पर मेरी स्किन वहां से टूट गई है, तो वहां पर मेरी स्किन की जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो वहां से खत्म हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बैक्टीरिया अंदर आएंगे, यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स घुसेंगे, यहाँ पर आएंगे बैक्टीरिया, क्योंकि अब क्या आना है, बैक्टीरिया ने भी आकर अपनी मतलब के काम करने बैक्टीरिया लाजमी आएंगे। तो वहां पर हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के प्रोटीन, यानी कि दो तरह के रेस्पॉन्स क्रिएट होंगे। एक होगा हमारे पास हिस्टामिन, और एक हमारे पास क्रिएट होगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये दो तरह के रेस्पॉन्स क्रिएट होंगे। देखो आपको क्लियर नजर आ रहा है, तो हाँ, दो तरह के रेस्पॉन्स होंगे, याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हिस्टामिन और क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इन दो तरह के रेस्पॉन्स क्रिएट हो गए। ये क्यों होंगे, इस वजह से होंगे ताकि आपकी जो ब्लड वेजल्स है उन्हें वो थोड़ा सा डायलेट, थोड़ा सा खोल दे। सही है, खोल देंगे। उसके बाद स्टूडेंट, उस जगह पर जहां पर बैक्टीरिया हुए, वहां पर स्टूडेंट व्हाइट ब्लड सेल आपके आके क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, यानी कि पुलिस ऑफ द बॉडी यहाँ पर आके जमा हो जाएंगे। और जैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पर आके जमा हो जाएंगे, तो उस हिस्से पर यहाँ पर क्या बढ़ जाता है, एक फ्लूइड सा बढ़ जाता है, एक पस सा बढ़ जाता है, एक गंदा पानी बढ़ जाता है। क्योंकि आपकी सूजन आपकी बॉडी के ऊपर तब होती है जब आपको बहुत बड़ी बीमारी लगने वाली थी, लेकिन आपके WBCs ने, व्हाइट ब्लड सेल ने आपको आके बचा दिया, तो वो इन्फ्लेमेशन कुछ दिनों बाद मर जाएंगे, मतलब कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उनको खत्म करते करते पैथोजन को आपके व्हाइट ब्लड सेल खुद वहां पर मर गए हैं। तो इस वजह से बच्चों वहां पर आपकी जगह सूजने लग जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बुखार को पढ़ने वाले, फीवर, जिसको हम कहते हैं पायरेक्सिया। बायोलॉजी की जुबान में हम बुखार को बोलते हैं पायरेक्सिया, फीवर भी बोलते हैं और पायरेक्सिया भी बोलते हैं। इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि हमें बुखार क्यों होता है, बुखार अच्छा होता है, बुखार गंदा होता है, या बुखार क्यों होता है। तो ये बुखार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं फीवर, फीवर भी कहते हैं, और मैं यहाँ पर लिख दूं दिस इज कॉल्ड पायरेक्सिया भी कहते हैं। ये बायोलॉजिकल नेम है बुखार का, फीवर का। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चले, बुखार इस वजह से चढ़ता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, आपको ट्यूमर होने वाला था, या फिर आपको फॉर एग्जाम्पल कैंसर होने वाला था, या कोई भी बड़ी बीमारी आपको होने वाली थी, ऐसे कि आपको कुछ भी होने वाला था, तो आपको एक रेस्पॉन्स, आपकी बॉडी आपको बचाने के लिए एक रेस्पॉन्स शो करेगी, और वो रेस्पॉन्स कौन सा होगा, बुखार का, फीवर का रेस्पॉन्स होगा, आपको बुखार चढ़ जाएगा। जब आपको बुखार चढ़ जाएगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको क्या हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये एक तरह की बहुत अच्छी चीज है जो आपकी बॉडी रेस्पॉन्स शो कर देती है। उसी वक्त आप किसके पास भाग जाते हैं, आप अपने जो पास में क्लिनिक होते हैं
उसके जो डॉक्टर्स है वहां पर आप क्या कर देते हैं, वहां पर चले जाते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद से आपने याद रखना है, फिर बुखार हो जाता है। तो बुखार जैसे होता है तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो वहां से आपके ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होते हैं वहां पर, और वहां पर आपका इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन क्या होता है 6, वहां पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर इस कंडीशन के अंदर एक्सपोज जाता है। अभी बुखार हुआ नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि बुखार होता कैसे है। बुखार कोई भी गंदे पार्टिकल्स आपकी बॉडी में जमा हो गए हैं, इस वजह से बुखार होगा कैसे वो मैं आपको बता रही हूँ। अब जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर आपकी बॉडी रेस्पॉन्स में इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 भेजेगी, लेकिन मैम किसके पास भेजेगी, ये बड़ी चीज है। वो स्टूडेंट्स आपके ब्रेन के पास भेजेगी। आपका दिमाग, आपका ब्रेन जो किसके अंदर बंद है, प्रोटेक्टिव लेयर स्कल के अंदर बंद है। और ब्रेन के ऊपर कौन सी लेयर चढ़ी होती है, क्रेनियम, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। मैंने कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ताकि आपको कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल भी हलवा करवा सकूं। तो यहाँ पर क्या है आपके पास ब्रेन। देखिए ब्रेन पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं होती, बहुत ही आसान होता है। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, दिस इज वेरी सिंपल। उसके बाद देखिए ब्रेन के पास रिस्पॉन्स जाएगा। ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, हाइपोथैलेमस। क्या प्रेजेंट होगा, हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करेगा, वहां पर रेस्पॉन्स चला जाएगा। अब हाइपोथैलेमस भी एक तरह का सिग्नल रिलीज करेगा। सिग्नल रिलीज करेगा, किसको सिग्नल रिलीज करेगा, एक लिपिड, उसका एक सिग्नल होता है, इसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बोलेगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी को बोलेगा, ब्रेन जो है वो बॉडी को बोलेगा कि भाई टेम्परेचर बढ़ा दो। अगर तुमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो बंदा मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। अगर बुखार चढ़ गया तो वो अपना इलाज करवाएगा हमसे। अगर बॉडी से अगर कोई काम नहीं होता तो वो ऐसे करती है। तो बुखार बुखार क्या हो जाएगा, हमें फीवर हो जाएगा। तो जैसे ही फीवर होगा तो वो जो गंदे एंटीजीन्स हैं वो क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इतने गंदे आपकी बॉडी के अंदर, कुछ आप सुनते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बुखार हुआ, उसके बाद सुना उनकी डेथ हो गई। उनको बुखार हुआ, हमने सुना कि भाई उनकी डेथ हो गई। वाई, लोग तो समझना ही नहीं चाहते कि बुखार की वजह से डेथ कैसे हुई। क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एंटीजीन जमा हो गए थे, बहुत ज्यादा बेकार पार्टिकल्स बॉडी के अंदर जमा हो गए थे। तो उनकी जमा होने की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्रेन बोलता क्या, बढ़ाते जाओ बुखार को, बढ़ाते जाओ बुखार को, बढ़ाते जाओ बुखार को। और बुखार हो गया 105 फ़ारेनहाइट से ज्यादा अगर बुखार हो जाए तो उसे याद रखिएगा आपके एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। उसके बाद बुखार ज्यादा होने की वजह से आपके बॉडी के सेल्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और खत्म हो जाने की वजह से आपकी मौत हो जाती है, आपकी क्या हो जाती है, डेथ। इस वजह से हम सुनते हैं कि बुखार की वजह से वो बंदा मर गया, लेकिन पता ही नहीं होता वाई, वो क्यों क्यों इस दुनिया से गया है। तो वैसे तो जाना तो सबने ही है, लेकिन स्टूडेंट्स हमें ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम बायोलॉजिस्ट के स्टूडेंट हैं और हमने डॉक्टर बना है। तो यहाँ पर ये वाली चीज आप लोगों ने पढ़ना है, तो यहाँ पर देखते जाए। सही, ये क्या होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। फिर अगर स्टूडेंट फिर भी वो एंटीजन नहीं मरे तो वो 105 फ़ारेनहाइट से ज्यादा जब बुखार हो गया तो आपके एंजाइम पहले मरेंगे, उसके बाद आपकी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, आपके जो सेल्स है जो आपको स्ट्रक्चर करवाते हैं, आपको फंक्शन देते हैं, वो ही क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब सवाल क्या आता है, एक स्टूडेंट्स अगर मुझे सवाल करेंगे कि मैम बुखार चढ़ता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद हम उससे दवाई क्यों लेते हैं, यानी कि हम क्या लेते हैं, एंटीसेप्टिक ड्रग्स, एंटीसेप्टिक ड्रग्स लेते हैं हम लोग। सही में फ्यूचर डॉक्टर्स, तो एंटीसेप्टिक ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि पेनाडोल हो गया, हम लेते हैं पेनाडोल, एस्प्रिन लेते हैं, ब्रूफोन लेते हैं, जो ब्रूफोन दवाई होती है वो भी हम लेते हैं, ये सारी दवाइयां हम लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लूज मोशंस हो गए हैं, लूज मोशंस हो गए हैं, उसकी वजह से आप फ्लैजेल भी खाते हैं, एक तरह की टेबलेट होती है, वो भी आप लेते हैं। तो इस वजह से ये दवाइयां बुखार वाली लेते हैं, ताकि आपके ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है उसको आप रेस्पॉन्स भेजते हैं कि अब बुखार को कम करो, बुखार को कम करो, ये कम करवाने की वजह से होता है। अब हम चलते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है बच्चों? ये जो आपके पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जब खराब हो जाता है तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करना छोड़ जाए तो फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इसके बाद आपकी बॉडी के अंदर कोई डिफेंस सिस्टम नहीं होता। उसके बाद ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये भी बेस्ड है व्हाइट ब्लड सेल के ऊपर। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी किसकी बेस था? व्हाइट ब्लड सेल की बेस था। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी किसकी बेस है? व्हाइट ब्लड सेल की बेस है। इनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। दिस इज कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। हमारे पास दो तरह के होते हैं इसके अंदर टाइप्स के, एक टी सेल्स होते हैं और एक बी सेल्स होते हैं। अब अगर बॉडी, अगर सेल्फ है उनके अपने हैं तो बॉडी कोई उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। अगर नॉन सेल्फ है जिन्हें वो नहीं पहचानती, कोई पैथोजिन है, उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। सही है। तो हमारे पास दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक बी सेल और दूसरा टी सेल। तो ये चीज आपने याद रखिएगा। इन दोनों के डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, इन दोनों सेल। अब ये देखें, टी सेल और बी सेल ये कहां से इनिशिएट होते हैं? ये कहां पर होते हैं? याद रखिएगा, ये होते हैं आपकी बोन मैरो के अंदर। दिस इज अ बोन मैरो के अंदर ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो टी सेल है और ये बी सेल है, अब बी सेल क्या होता है? मेच्योर होता है, ये चीज याद रखिएगा। और जो टी सेल होता है ये इमेच्योर होता है। क्यों मैम? व्हाट? बच्चों ये जो मेच्योर इस वजह से बी सेल्स होता है, ये मैं आपको बताने चाहूँ, क्योंकि बच्चों ये ब्लड के अंदर ही क्या हो जाता है? मेच्योर हो जाता है। इसको थाइमस में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो टी सेल्स होता है ये याद रखिएगा, ये ब्लड में जाता है और ब्लड में जाने के बाद ये थाइमस में जाता है। थाइमस, थाइमस में जाने के बाद ये फिर से ब्लड के अंदर आके क्या हो जाता है? मेच्योर हो जाता है। सो इस वजह से आप इसे इमेच्योर कहते हैं। आपकी जो पूरी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस टिकी है वो इन्हीं दो सेल्स के ऊपर आप लोगों की है। इसके ऊपर ही हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, चर्चाएं हम जो कि हम करते रहते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो इम्यूनिटीज आती हैं, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इतना आपको क्लियर है? ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है इसमें टी सेल्स जो होते हैं वो सीक्रिएट नहीं होते, यहाँ पर एंटीबॉडी सीक्रिएट नहीं होती टी सेल्स के अंदर। ये वर्क करते हैं अगेंस्ट कोई भी वायरस है या पैरासाइट है या फंजाई है, उन सब के अगेंस्ट ये क्या करते हैं? टी सेल काम करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यही है स्टूडेंट्स आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। उसके बाद एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें जो बी सेल्स है वो एंटीबॉडीज को सीक्रिएट करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ये चीज आपने क्या करनी, याद रखनी है। और ये कौन करवाते हैं? ये बी सेल एंटीबॉडी को सीक्रेट, और जो टी सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडी को सीक्रेट नहीं करवाते। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आता है जिसे हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है आपके डब्ल्यू बेसिस का, जो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? स्टीम सेल। अब स्टीम सेल कहाँ पर मौजूद होते हैं? देखिए, एक होता है लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट से आपके निकलते हैं टी सेल, बी सेल और एक होते हैं नेचुरल किलर सेल। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब ये स्टीम सेल क्या है बच्चों? आपकी जो बोन है वो किससे मिलकर बनी हुई है? अगर मेरी सपोर्ट एंड मूवमेंट की वीडियो देखी तो आपको क्लियर होगा। क्योंकि स्टीम सेल जो बोन के अंदर होते हैं वो कंबाइन होकर एक पूरे हड्डे को बना देते हैं। जैसे एक होते हैं ओस्टियोसाइट, ये भी सेल्स होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट ये भी होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ये लिम्फोइड स्टीम सेल से ओरिजिनेट होते हैं। अगर हम इसकी और डिटेल की तरफ जाएं तो इसके अंदर हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, एक साइटोटॉक्सिक सेल्स आ जाते हैं, एक टी हेल्पर सेल्स आ जाते हैं और टी सुपररेजर सेल्स आ जाते हैं। उसके बाद टी मेमोरी सेल्स यहाँ पर आ जाते हैं। इसकी डिटेल करेंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट जो है वो डिफरेंशिएट करता है टी हेल्पर सेल को, उसके बाद याद रखिएगा साइटोटॉक्सिक टी सेल को, टी मेमोरी सेल को
उसके बाद टी सुपीरियर सेल को ये डिफरेंशिएट करने में हेल्प देता है। उसके बाद आप लोगों के पास है साइटोटॉक्सिक टी सेल। इसके अंदर जो रिसेप्टर होता है वो CD8 होता है। ये प्रोग्राम बनाता है, जैसे किसी को अगर किसी ने मारना होता है तो वो पहले उसके घर वाले 4 बंदों के साथ प्लान बनाता है, क्योंकि ऐसे तो दूसरे इंसान का पता नहीं चलता। उसके घर वाले ही होता है, कोई 1 या 2 बंदे जो उसको मारना चाहते हैं उस आदमी के साथ होते हैं। आजकल अपने ही पराये बन जाते हैं। आजकल अपने ही पराये बन जाते हैं इस पैसे के पीछे। पैसा या जाने भले जितनी भी जाए, अपने ही सगे ही अपने आप को उसकी कामयाबी को देख के जल जाते हैं, और जल जाते हैं फिर उसे मार देते हैं। मतलब ये तो सोचो, उसने अपने आप को कितनी मेहनत से बनाया है, कौन कौन सी बातें उसने सुनी है, कौन कौन से ताने खाए हैं। यार तू कुछ कर ही नहीं सकता, तू किसी काम का ही नहीं है, इतने ताने खाए हैं, उसको तो मारे हो पैसों के लिए। दिस इज इम्पॉसिबल थिंग्स दैट आई कैन नॉट बिलीव कि जो अपने होते हैं वही ऐसे काम करते हैं। दैट आई आई पर बिलीव करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाते हैं, ये तो वैसे सेल्स ने इन्हें बनाना भी चाहिए वरना हमारी बॉडी को नुकसान होगा। अब ये जो दे प्रोग्राम करते हैं, किल करते हैं टारगेट सेल को, जो कि फॉर एग्जांपल जो कि एंटीजीन है, बेकार है। जो टारगेट सेल्स होता है उनकी अपोप्टोसिस करते हैं, उन्हें ब्रेक करते हैं। जैसे टारगेट में आपका बैक्टीरिया या कोई भी ट्यूमर सेल है, उसके खिलाफ ये रेस्पॉन्स करते हैं और उसको मार देते हैं। उसके बाद है टी हेल्पर सेल, जिसके पास CD4 रिसेप्टर होता है। यहाँ पर ये एक्टिवेट करवाता है जो इसके सेल्स के अंदर लगे होते हैं एंटीजन प्रेजेंटेड सेल उनको। उसके बाद ये रिलीज करवाता है एक सिग्नल, जिस सिग्नल को हम साइटोकाइनेस कहते हैं। ये फिर सिग्नल एक्टिवेट करवाता है बी सेल को, साइटोटॉक्सिक सेल्स को, और मैक्रोफेज को बोलता है कि तुम डिस्ट्रॉय करो पैथोजन को। वो कैसे डिस्ट्रॉय करेगा? वो अपना प्रोटीन फेंकेगा, परफोरिन, जहां पर जाके वो होल्स करेगा, फिर ग्रे एंजाइम जिसके जरिए उसे खत्म कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टी सुपरेसर। टी जो सुपरेसर सेल्स हो गए, उसके बाद या तो CD रिसेप्टर होगा या तो फिर CD या TCR, ये 3 रिसेप्टर इसके अंदर मौजूद हो जाए। अगर बच्चों को उसे जानता होगा, अगर वो सेल्फ होगा तो वो उसे नहीं मारेगा, अगर नॉन सेल्फ होगा, उसे नहीं जानता तो उसको मार देगा। सही है। एक होते टी मेमोरी सेल। अब इन्होंने ये जो एंटीजीन आए थे काफी सारे, उनको इन्होंने मारा। अब ये चाहते हैं कि बार बार हमें एंटीबॉडी ना बनानी पड़े ना, क्योंकि फिर टाइम लग जाता है, वो बंदे को बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर उन्हें बोलते हैं हमारे पास एक सेल है जिसका नाम है टी मेमोरी सेल, हम इसको याद करवा देते हैं और इनको वो उस टाइप के जो है एंटीबॉडी भी दे देते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई आ जाए एंटीजन तो वो उसे जल्दी से खत्म कर दे, जैसे अंदर आया खत्म। तो ये वाली चीजें हैं। उसके बाद एक बीमारी याद रखिएगा जो है एलर्जी। अब एलर्जी किस वजह से होती है? मतलब कि खानदानी की तरीके से भी हो सकती है, या एनवायरनमेंट खराब होने की वजह से भी आपको एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी एक बहुत बड़ी बीमारी है आप लोगों के लिए। तो ये बहुत ज्यादा दूसरी बीमारियां भी इसमें कास होती है। उसके बाद एक बीमारी आपकी बुक में है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब किसी के व्हाइट ब्लड सेल बहुत ज्यादा होते हैं और उससे फायदा पहुंचाने मतलब कि फायदा नहीं पहुंचाते, उसके अपने सेल जब उसे नुकसान पहुंचाने लग जाए, उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। उसके बाद ट्रांसप्लांट मतलब कि ट्रांसप्लांट करना किसी को अपना ऑर्गन या किडनी वगैरह, तो उसी सबसे पहले आपको टिश्यूज देखने पड़ेंगे, फिर आप ट्रांसप्लांट करेंगे दूसरे पर्सन को। बस ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको पसंद आई हो। लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा।